अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 से बायोलॉजी का, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द सेल। फ्रेंड्स, आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 अपलोड करेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल थ्योरी। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक हमसे समझना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड, 9, 10, 11, ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 3, ठीक है, और हमारा टॉपिक है क्या, सेल थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, हम शुरू से पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कैसे आई, किसने पेश की, चलिए पढ़ते हैं हम शुरू से। इन 1838 शील्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट। 1838 में शील्डन जो था एक जर्मन बॉटनिस्ट था, कंक्लूडेड दैट डिस्पाइट differences in the structures of various tissues plants। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू से पढ़ते हैं फिर से हम। इन 1838 शील्डन, जो हमारा शील्डन था 1838 में, जो कि क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने बताया कि कंक्लूड किया कि डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस टिश्यूज प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि 1838 में शील्डन ने कंक्लूड किया कि जो हमारा डिस्पाइट डिफरेंस है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे डिफरेंसेस, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं किसके, वेरियस टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, वो किसके किससे बने हुए हैं, सेल से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम। इन 1839 अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट है कि 1839 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था टी स्क्वान, पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है फ्रेंड्स, रिपोर्ट ऑन द सेलुलर बेसिक एंड ऑफ एनिमल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम फिर से पढ़ते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि 1839 में जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था हमारा, जिसका नाम था स्क्वान, ठीक है फ्रेंड्स, उसने पब्लिश की क्या, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एक ज़रूरी रिपोर्ट बनाई, किसके ऊपर, ऑन द सेल्यूलर बेसिस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की सेल्यूलर बेसिस पे किसने एक रिपोर्ट तैयार की, टी स्क्वान ने, जो कि कौन था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। बोथ ऑफ देम प्रपोज्ड सेल थ्योरी विच स्टेट दैट, अब यहाँ पे क्या था कि 1838 में किसने क्या बोला, जो हमारा शील्डन था, जो कि क्या था, जर्मन बोटनिस्ट था, उसने बताया कि जो हमारा डिफरेंट टिश्यूज़ हैं हमारे प्लांट्स के, ठीक है, वेरियस टिश्यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ, तो वो भी क्या, किससे बने हुए, सेल से। पर 1839 में किसने बताया, जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, कौन था वो, टी स्क्वान, उसने क्या पब्लिश किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की, किसके ऊपर, ऑन द सेल्यूलर बेसिस ऑफ एनिमल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम आगे। और दोनों ने मिलकर, बोथ, किसने, शील्डन ने और किसने, टी स्क्वान ने, दोनों ने क्या की, एक सेल थ्योरी प्रपोज की। चलते हम, उसमें 3 पॉइंट्स थे हमारी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी भी है, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं हम। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए। चलते हैं हम। पहली पॉइंट क्या थी, पहली सेल थ्योरी की पॉइंट क्या थी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ये एक फैक्ट यूनिवर्सल के जो हमारे सारे ऑर्गेनिज्म से किससे बने हुए हैं, 1 और मोर सेल्स, किससे, 1 और मोर सेल्स से बने हुए हैं।
हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई यूनिसेल्युलर होता है, कोई यूनिसेल्युलर होता है, कोई मल्टीसेल्युलर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने हैं या तो मोर सेल से। पहली पॉइंट हमारी ये थी। अब दूसरी पॉइंट क्या है, ये हमने जो पहली पॉइंट है हमारी, ये हमने पढ़ी भी थी। किससे, कौन से में, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम दूसरी पॉइंट पे। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पॉइंट में आपको, इस पूरी पॉइंट पे मैं लेक्चर बना चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 है वो, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर भी बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किस तरह से, कि जो भाई हमारा टिश्यू है किससे बनता है, सेल से। जब एक और दो सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है एक। ठीक है, क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। फिर जब टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, सपोज करें टिश्यूज़ हैं तो क्या बनता है, एक और दो या तीन टिश्यूज़ मिले तो क्या बनता है, ऑर्गन मिलता बनता है। जब ये ऑर्गन जैसे सपोज करें ये है, जैसे लिवर है, जैसे इस तरह से डिसिमिलर, हमारे डिसिमिलर जो हैं ऑर्गन्स मिले आपस में तो क्या बनते हैं, क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। जब ऑर्गन सिस्टम्स हमारे मिलते हैं आपस में, जैसे कि ये देखें ऑर्गन सिस्टम है, जैसे लिवर है, जैसे जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे जैसे हमारा दूसरे हमारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो मिलते हैं तो एक हमारा ऑर्गेनिजम्स बनता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से बना, एक सेल से हमारी जो हमारी लाइफ थी स्टार्ट हुई। इस तरह से हमारी दूसरी पॉइंट भी क्लियर है। अगर कोई आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। द थर्ड पॉइंट वॉज एडेड बाय रोडोल्फ विर्को। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी थर्ड पॉइंट है वो किसने ऐड की थी, रोडोल्फ विर्को ने, जो कि क्या था, जर्मन पैथोलॉजिस्ट मतलब बोलते हैं जो बीमारियों में माहिर होता है। ये बीमारी को क्या है देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, उनको इन 1855 1855 में, ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज शील्डन एंड स्क्वान बोथ वॉज कंक्लूडिंग दैट, ठीक है फ्रेंड्स, दैट सेल इज द डिनोवो स्ट्रक्चर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी थर्ड पॉइंट थी वो क्यों आई, किस वजह से आई। पहले हमारे दो पॉइंट थे, ठीक है, तीसरी पॉइंट भी थी लेकिन वो कुछ दूसरी थी पॉइंट, उसको करेक्ट किया था किसने करेक्ट किया था, रोडोल्फ विर्को ने। वो क्यों दी थी, क्योंकि जो हमारा शील्डन था और स्क्वान था वो दोनों कंक्लूड कर रहे थे कि सेल है क्या, डिनोवो स्ट्रक्चर है। अब डिनोवो स्ट्रक्चर लफ्ज आ रहा है यहाँ पे, डिनोवो। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्या है, कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल एंड दैट वॉज रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनिएगा गौर से, कि जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा डिनोवो स्ट्रक्चर क्या है, कि जो हमारा जो था शील्डन और स्क्वान, ये दोनों कह रहे थे कि जो हमारा सेल है, एक सेल, ठीक है, कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल्स। अब समझने वाली बात क्या है कि हमारा, जैसे हमने पढ़ा था जैसे हमने 9 में पढ़ा था कि बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस, मतलब ये वो बात हो गई कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग पैदा हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा सेल है कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल्स एंड दैट वाज रॉन्ग एंड ही कंक्लूडेड दैट, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो रोडोल्फ विर्को था उसने बोला कि हमारा जो सेल है वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब जो हमारा सेल है वो अराइज नहीं कर सकता, नोट
ठीक है। नोट, फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल्स, जो हमारा सेल है वो नहीं अराइज कर सकता फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दैट वॉज रॉन्ग एंड ही कंक्लूडेड दैट। आगे चलते हैं हम। अगर कोई आपका यहाँ तक सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अब हमारी जो तीसरी पॉइंट थी वो क्या थी, किसने दी थी, रुडोल्फ विर्को ने। वो क्या दी थी, सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारा सेल्स है वो किससे अराइज कर सकता है, बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद है, मतलब लिविंग सेल से डिवीजन हो सकती है उसकी, वो अराइज कर सकता है। इट इज़ नॉट अ de novo स्ट्रक्चर, मतलब ये पॉइंट शील्डन और स्कमान की नहीं थी। अब यहाँ पे हमने पूरी सेल थ्योरी पढ़ ली। क्या हमने पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली, लेकिन यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या आया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। सेल थ्योरी ब्राउट अ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल थ्योरी देने का मकसद था उसमें चेंजेस क्या आई भाई, आई तो सही थ्योरी, मतलब उसका फ़ायदा क्या हुआ, क्या था, सेल थ्योरी ब्राउट अ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्या लाई, ग्रेट रिवोल्यूशन लाई, कौन, सेल थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। विच established that function of an organism is the result of activities and interaction of the cell units। अब यहाँ बताया जा रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट है, समझने वाली पॉइंट क्या है कि एस्टेब्लिश क्या हुआ, विच एस्टेब्लिश दैट, उसमें क्या चेंज आई कि उसमें क्या बना के, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है किसका, ऑर्गेनिज्म का, इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ये तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट किसका है, एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल यूनिट्स, सेल्स की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है। जो हमारा फंक्शन कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसका फंक्शन है, किसका इंटरेक्शन है, सेल की वजह से, किसका रिजल्ट है, सेल की एक्टिविटीज़ की वजह से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका कोई सवाल है हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम कि अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी, सेल थ्योरी के बाद मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी। नाउ आफ्टर सेल थ्योरी, न्यू डेफिनेशन ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड एज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल है, क्या है वो सेल, क्या है सेल, के सेल जो है हमारा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, किस तरह से कि हमारा जो एक लाइफ है वो किससे बन रही है, एक सेल से। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिजम्स मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा सेल है वो किससे बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। सॉरी फ्रेंड्स, प्रोटोप्लाज्म होता है मतलब कि हमारा एक लिक्विड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कौन कंटेंट करता है, सेल कंटेंट करता है, क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मतलब जब भी आपका हमारा प्रोटोप्लाज्म लफ्ज आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल है वो कंटेंट करता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस सराउंडेड है किससे, साइटोप्लाज्म से, बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये दोनों प्रोटोप्लाज्म जो हमारा, ये दोनों किससे सराउंडेड है, बाउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से। अब इस तरह से, अब देखें ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज करें ये एक लिक्विड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब ये दोनों कवर हैं एक बाउंड्री से जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन।
क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।